हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम जो वीडियो आपके लेकर आए हैं यह जो है उत्तर प्रदेश के बारे में है, और इसमें मैंने आपको बता रखा है कि इसमें मैं आपको 220 प्रश्न करा रही हूं, जिसमें मैं आपको अभी तक 110 प्रश्न करा चुकी हूं, और अगली 2 वीडियो में आपको पूरे 220 प्रश्न करा दूंगी। इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है 70 प्रश्न लेकर आई हूँ, और 50 प्रश्न जो है चौथी वीडियो में मैं आपके लेकर आऊँगी। और इसमें मैंने आपको पहले थोड़ी बहुत डिटेल समझाई है। चारों ही वीडियो में मैंने आपको जो है यूपी के बारे में यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में सारी ही डिटेल बताई है। तो जितनी भी डिटेल मैंने आपको बताई है उसको ध्यान से देखिए, उसको पढ़िए। वहाँ से भी आप अपने एमसीक्यू खुद से बना सकते हैं। जितने ये 220 एमसीक्यू मैं करा रही हूँ ये तो आप करिए ही, साथ में जितनी डिटेल मैंने कराई है उसको ध्यान से पढ़िए, और वहाँ से भी आप एमसीक्यू निकालिए खुद से। तो इस प्रकार से आपके यूपी के बारे में कम से कम 400 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जो दोस्त अभी चैनल से जुड़े हैं या फिर आज ही जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहें। दोस्तों, आपका एक लाइक एंड शेयर हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है, और साथ ही जब आप लाइक एंड शेयर करते हैं तो कंटेंट जो है जिनको ज़रूरत है उन तक भी ये कंटेंट जो है पहुंच पाता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हमने लिया है कृषि का पशुपालन। जो उत्तर प्रदेश में कृषि होती है उसका पशुपालन होता है, वह किस तरह का है। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है कृषि है। जो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है किस पर निर्भर है, वह कृषि पर निर्भर है। राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या के लगभग इतना लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस प्रदेश में देश का लगभग इतने प्रतिशत खाद्यान्न उत्पन्न होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना, तिलहन, चावल, आलू, जौ, मक्का, बाजरा आदि जो है व्यापक स्तर पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ स्थित है। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि जो मैं डिटेल आपको करा रही हूँ वहीं से भी आपके एमसीक्यू निकल सकते हैं। तो अब ये वाला प्रश्न आपका एमसीक्यू बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश किस तरह का है, 9 भागों में बांटा गया है। भाबर एवं तराई क्षेत्र। अब इसमें भाबर एवं तराई क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। तो ये सब आप याद करना कि कौन कौन से भाबर और जो है भाबर और तराई के क्षेत्र में आते हैं। पश्चिमी मैदान में कौन आता है, मेरठ मंडल आता है। मध्य पश्चिम मैदान में कौन आता है, बरेली, मुरादाबाद। दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान में कौन से क्षेत्र आते हैं, ये सब आप आराम से इसको पढ़ लेना। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं फसल उत्पादन। फसल उत्पादन में क्या है, 3 प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें। और ये ज़रूरी नहीं है उत्तर प्रदेश में ही होती हैं, ये सभी जगह कोई भी प्रदेश हो वहाँ पर ये तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन रबी की फसलों में उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल उगाई जाती है उसके बारे में हम बताते हैं। ये फसलें शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है। दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न इस तरह का बनता है कि जो रबी की फसल है वो कौन सी ऋतु में होती है। तो ये अच्छे से आप ध्यान रखना है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो फसल बोई जाती है वह रबी की फसल कहलाई जाती है। इन फसलों को औसत तापमान तथा कम जल की आवश्यकता होती है, यानी कि जो औसत तापमान होता है और कम जल की आवश्यकता, आपको पता ही है कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच जो है तापमान होता है वो औसत ही होता है, क्योंकि दिसंबर लगते ही ज़्यादा ठंड शुरू हो जाती है, और सितंबर तक सभी को पता है कि गर्मी बहुत होती है। लेकिन इस बीच में जो है तापमान का जो है औसत बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। गेहूँ, जो चना, मटर, मसूर, आलू आदि प्रमुख रबी इसमें फसलें हैं। रबी की जो कौन सी फसलें हैं, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, आलू, ये सब रबी की फसलों में काउंट होती है, यानी कि इनकी गिनती उसमें होती है। अब आते हैं गेहूं के बारे में। उत्तर प्रदेश का जो पूरा गेहूं का ब्यौरा है यहाँ पर ये सारा दिया गया है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान है। किसमें, उत्तर प्रदेश का। कहाँ, भारत में या पूरे विश्व में, बताइए। गेहूं के लिए इतने डिग्री ये सब पढ़ लेना आप, सेल्सियस की ज़रूरत होती है बुआई के लिए। अब आते हैं खरीफ की फसल। पहले हमने रबी की फसल के बारे में पढ़ा कि रबी की फसलों में कौन कौन सी आती है और कब बोई जाती है, और इसमें कौन कौन सी फसलें, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा इसका जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अब आते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल क्या है, इन फसलों का मानसून आगमन के समय अर्थात मई से जुलाई के मध्य बोया जाता है। जब मानसून आता है तब ये बोई जाती है, और इनका समय क्या, मई से जुलाई के मध्य है। हम थोड़ा उल्टा चल रहे हैं, हमने पहले अक्टूबर दिसंबर पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं मई से जुलाई। मानसून लौटने के पश्चात सितंबर से अक्टूबर के मध्य काट लिया जाता है, यानी कि जब रबी की फसल का टाइम होता है
तब इसको काट लिया जाता है। इन फसलों के लिए अधिक ताप व जल की आवश्यकता होती है। पता ही आपको कि जब मैंने भी बताया था कि जो गर्मी होती है वो मई से लेकर सितंबर तक। अब इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, ये सब फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। किसके? खरीफ फसल के। चावल के बारे में जान लीजिए। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में तृतीय स्थान है, इसको जरूर नोट डाउन करें। राज्य की लगभग 18% कृषि योग्य भूमि चावल की खेती की जाती है। यहाँ पर इसकी कितनी डिग्री सेल्सियस पे ये होता है ये सब यहाँ पर पढ़ लीजिए। चावल की खेती के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है और कहाँ कहाँ ये बोया जाता है, चावल की खेती की जाती है, इसको पढ़ लीजिए। पटसन जूट के बारे में पढ़ लीजिए, गन्ना के बारे में पढ़ लीजिए। अभी आपने गेहूँ पढ़ा, गन्ना में भी यह नकदी फसल है। अब इस तरह का प्रश्न बन जाता है कि गन्ना किस तरह की फसल है, तो गन्ना जो है नकदी फसल है। तो ये क्या कह रहा है इसमें आगे कि उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि शक्कर का कटोरा किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का। या फिर उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। मतलब दोनों ही तरफ से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर गन्ना जो है प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है या फिर होता है। साथ ही भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अब देखिए गन्ना अनुसंधान भी लखनऊ में, इसको भी जरूर नोट डाउन करें। आगे चलते हैं, इसमें अब आते हैं फल उत्पादन। अभी तक तो हमने जो है वैसे फसलों के बारे में जाना, अब है फल उत्पादन। फल उत्पादन में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से आम अमरूद का उत्पादन किया जाता है, यानी कि आम और अमरूद यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। अब आम के बारे में पढ़ लीजिए। जैसे कि आजकल चल भी रहे हैं आपके आम, तो ये उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में मुख्यतः लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, हरदोई आम का उत्पादन होता है। अब यहाँ पर लखनऊ में मलिहाबाद का दशहरी आम, जो आप लोग सब खाते भी हैं और बहुत अच्छा भी होता है ये। सहारनपुर का दशहरी एवं चौसा, मेरठ का रटोल व वाराणसी का लंगड़ा आम प्रसिद्ध है। अभी तक आपने आम के नाम ही सुने थे कि चौसा है या फिर लंगड़ा है या फिर दशहरी है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये आम कहाँ से ज़्यादा आते हैं। तो आप देख लीजिए, लखनऊ में मलिहाबादी का दशहरी आम ज़्यादा चलता है, सहारनपुर का दशहरी आम चौसा चलता है, मेरठ का रटोल और वाराणसी का लंगड़ा। लंगड़ा बहुत लोग खाते हैं, तो ये पता चल गया आपको, ठीक है। आज अब है प्रदेश में उत्पादित आम को नवाब ब्रांड नाम से भी प्रचलित किया जाता है, ठीक है। अमरूद के बारे में पढ़ लीजिए। अमरूद जो है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, बरेली, अयोध्या जिलों में अमरूद का उत्पादन होता है। सफ़ेदा अमरूद के नाम भी आपको शायद नहीं पता थे, आप देख लीजिए। सफ़ेदा, हापची, लखनऊ, करेला, इलाहाबाद, सफ़ेदा, धोलका, लखनऊ आदि इसकी मुख्य किस्में हैं। हमें भी नहीं पता था, हमने भी आज ही जाना है कि ये भी अमरूद की किस्में होता है। हमें तो पता था कि सिर्फ अमरूद होता है। चलिए, आंवला। आंवला औषधीय गुणों से युक्त फल है। उत्तर प्रदेश से खेती वैसे स्तर पर की जाती थी। आंवला बहुत अच्छा, ये तो हम भी जानते हैं कि अगर आप आंवले का मुरब्बा खाते हैं, पेट के लिए, आँखों के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। आपके बालों के लिए तक भी अच्छा होता है आंवला। तो आंवला तो ज़रूर खाइए। आंवले के हमें पता है गुण क्या होते हैं। और इस उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवले खेती प्रतापगढ़ जिले में होती है। इसके अतिरिक्त रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर में आंवले की खेती होती है। ये नहीं पता था कि ज़्यादा कहाँ होता है, ये आपको भी पता चला है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है। अब आते हैं कृषि विकास से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं नीति चलाई जा रही हैं। तो एक नीति तो ये चलाई गई, प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना, जो चली 31 मई 2019 को यह योजना आरंभ की गई। इसमें क्या है, कृषि फर्म स्थापना के साथ किसानों को प्रशिक्षित किया जाना है। प्रशिक्षित किस में किया जाना है कि खेती में वो किस प्रकार से कार्य करें, किस तरह से वो खाद दें, किस तरह से पानी दें, वो सब किया जाएगा। यानी कि वहाँ पर उनको बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, उनको सिखाया जाएंगी चीज़ें, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा उस चीज़ के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 1920 के खरीफ एवं रबी फसल के किसानों की फसल की बर्बादी से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए योजना लागू की गई। 22 मई 2019 को योजना के प्रस्ताव के कैबिनेट ने मंजूरी दी गई। अब अगली योजना किसान बही योजना, इसको पढ़ लेना। किसान वृद्धा पेंशन योजना, ठीक है। इस प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को 2 अक्टूबर 2003 में आरंभ की गई थी। इसमें 60 से अधिक आयु के किसानों को 500 मासिक पेंशन देने की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह की योजनाएं पढ़िए। अब आते हैं नई कृषि नीति जो 2013 में लागू हुई थी, इसके बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पर ये पूरी मैंने आपको डिटेल दी है इसमें, ठीक है। इसको आराम से बैठकर आप पढ़ना, इसमें से आप जो है अपने नोट्स भी निकाल सकते हैं। नोट्स क्या मतलब, इसमें से चिरपी जो है आप अपने MCQ निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2019 पर आ गए हम। जो निर्यात नीति 2019 है वो क्या है? राज्य में किसानों की आय व कृषि वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से 10 सितंबर 2019 को राज्य मंत्री परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 को मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसमें आप बताएंगे कि किस तरह से ये जो है प्रदान की गई है। इसको पढ़िए, फिर आपको आराम से इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं इसके प्रश्न, लेकिन थोड़ा ये दूध के उत्पादन के बारे में भी देख लीजिए। दुग्ध विकास किस तरह से है? उत्तर प्रदेश गोपालक योजना 22 जनवरी 2019 को यह योजना आरंभ की गई। इस योजना के तहत पशुपालकों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इस योजना में 10 लाख तक ऋण देने का उपलब्ध है कि 10 लाख तक आप ऋण ले सकते हैं सरकार से। तो ये योजनाएं चलाई हैं दूध यानी कि दूध से संबंधित। कौन सी योजना? एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी जो है फेडरेशन। तो ये सब देख लिए। कामधेनु डेयरी योजना, इनके बारे में थोड़ा आराम से आप बैठकर पढ़ें। अब चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। 111 से लेकर हमने 170 तक आपके प्रश्न लिए हैं और फिर 171 से आपके 220 तक कर लिए वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और आपका पूरा जो उत्तर प्रदेश से संबंधित पूरा डिटेल भी मैंने आपको दे दी है और सारे क्वेश्चन 220 बहुत सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप डिटेल पढ़ेंगे और वहाँ से भी आप निकालेंगे तो कम से कम आपके 400 के आसपास ये प्रश्न बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न में कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? बताइए उत्तर इसका कौन सा संबंधित नहीं है। तो 111 का आपका भी कठपुतली नृत्य है। अब ये कठपुतली कहाँ से है इसके बारे में आप लोग बताएंगे। चरकुला, मणि नृत्य, रासलीला, ये सब उत्तर प्रदेश से हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो 112 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, संस्कृत वहाँ पर कम बोली जाती है, उर्दू, भोजपुरी, हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। तो 113 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, कथक का। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसका उद्भव हुआ है। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो सभी को पता है, का उत्तर खुद से लगाइए। ब्रजभाषा बोलने वाले घर किस क्षेत्र में आते हैं? ये भी हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं। इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं मनाया जाता? यानी कि 4 मेले हैं, इनमें से कोई एक नहीं मनाया जाता, बाकी वहाँ मनाए जाते हैं। तो 116 का आपका सी, बैसाख का मेला वहाँ नहीं मनाया जाता, बाकी माघ मेला, अर्ध मेला और कुंभ मेला वहाँ होते हैं। अब बैसाख मेला कहाँ होता है? अगर आप जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में या फिर सर्च कीजिए कहाँ होता है। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कुंभ मेला इस बार हरिद्वार में भी हुआ था। तो ये कुंभ मेले की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कब सूची में कब शामिल किया गया? तो 117 का आपका हो जाएगा ए, वर्ष 2017 में इसको शामिल कर लिया गया था। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 118 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, बहराइच में। मुगल संस्कृतियों एवं भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किस महोत्सव में होता है? तो 119 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, ताज महोत्सव में। बहुत अच्छा प्रश्न है। ललित कलाओं का और मुगल संस्कृति जो रही है हमारी, उनका प्रदर्शन जहाँ पर ताज महोत्सव कहाँ पर होता है? ताज महोत्सव सभी को बताया कहाँ होता है ये। कंपिल उत्सव किस समुदाय के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न हमने फेस किया एग्जाम में। ये आता है 120 का बी, जैन। कबीरदास के जीवन चरित्र से संबंधित विषयों को कबीर महोत्सव में दिखाया जाता है। यह महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो 121 का क्या उत्तर हो जाएगा? मगहर में। क्यों होता है मगहर में? आपको पता है कबीरदास जी का क्या संबंध है मगहर से? मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और उनकी इच्छा थी कि मेरी जो मृत्यु हो मगहर में हो। ठीक है। देवा शरीफ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 122 का बाराबंकी में। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, ये भी नोट डाउन करें। 123 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, देवा शरीफ में। चलिए आगे चलते हैं। नक कटैया मेला कहाँ लगता है? कटैया 124 का आपका उत्तर वाराणसी में। ठीक है, तो ज़रूर नोट डाउन करें इस वाले को भी। रामनगरिया मेला कहाँ पर लगता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। 125 का आपने लगा लिया होगा उत्तर, फर्रुखाबाद में। उत्तर प्रदेश में कजली महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कजली महोत्सव के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और इसके बारे में मैंने डिटेल से भी आपको समझाया, तो वहाँ जाकर आप इसको पढ़िए। 126 का आपका सी, महोबा में। चलिए आगे चलते हैं। जनवरी माह में उत्तर प्रदेश में सैफई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो बताना है इसमें। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा कहाँ पर मनाया जाता है? सैफई महोत्सव।
तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ए, इटावा में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? कौन सा उत्सव? कन्नौज उत्सव किसके द्वारा, ये नहीं पूछा कहाँ, किसके द्वारा मनाया जाता है। तो 128 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, पर्यटन विभाग के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में राम बारात उत्सव मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये राम बारात वाला। तो इसका उत्तर है आपका सी, आगरा में। थारू जनजाति की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बिजनौर जिले में। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? तो आपका इसका उत्तर लगा लिया होगा सबने, तराई क्षेत्र में। पहले तो इन्होंने क्या पूछा, इस थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, उसके बाद कहाँ पूछा इन्होंने कि जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। अब पूछ रहे हैं थारू जनजाति के लोग किस वंश के हैं। अब थारू जनजाति से आपके 3 प्रश्न एक साथ निकल कर आए हैं। 132 का आपका भी किरात। ठीक है, किरात वंश के हैं ये। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? अब ये पूछा है, पहले तो उत्तर प्रदेश के बारे में, अब पूछा है किस राज्यों में। यहाँ पर 133 का आपका हो जाएगा डी, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। अभी तक आपने उत्तर प्रदेश के बारे में जाना था, अब उत्तराखंड में भी ये निवास करती है। थारू जनजाति में किस प्रथा का प्रचलन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पर कौन सी प्रथा इस पर चलती है, यहाँ चलती हैं? तो वही संयुक्त परिवार और लठभरवा भोज, ये आप पढ़ चुके हो अभी, है ना। निम्न में से कौन लठभरवा भोज देते हैं? अब ये थारू देते हैं, ये तो आपको पता ही है, हमने भी बताया आपको। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? खुशी नहीं मनाती है वो दिवाली के दिन, दीपावली के दिन, बल्कि वह जो है शोक मनाती है, दुख मनाती है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा डी, परहिया। ठीक है, एक मिनट, थारू। यहाँ पर थारू जनजाति, थारू से आपके कितने सारे प्रश्न हो चुके हैं, अब ये आप नहीं भूलोगे। थारू जनजाति से आज के कम से कम 5-6 प्रश्न बन चुके हैं और मोस्टली यहीं से थारू जनजाति के बारे में पूछा जाता है। आगे देख लीजिए, निम्न जनपदों में बुक्सा जनजाति, अब बुक्सा जनजाति शुरू हो चुकी है आपकी। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए, बिजनौर और आगरा में यह पाई जाती है। ठीक है, बिजनौर में और आगरा में। निम्न में से किस जनजाति के ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है? तो जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही है, बुक्सा में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा बताया गया है। या फिर रखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जाति बिजनौर में निवास करती है? तो इसका आपका उत्तर सभी ने लगा लिया होगा, माही गीर। ठीक है, अगला देख लीजिए, निम्न में से किस जनजाति समुदाय की पंचायती व्यवस्था में बादशाह और वजीर नामक आनुवांशिक पद होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। तो माही गिर में होते हैं कि जनजाति समुदाय की पंचायती व्यवस्था में आज भी वहाँ पर बादशाह और वजीर होते हैं आनुवांशिक पद पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खरवार जनजाति निम्नलिखित में किस जिले में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में खरवार जनजाति के बारे में पूछा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, देवरिया में भी, गाजीपुर में भी, मिर्ज़ापुर में भी खरवार जाति रहती है। परहिया जनजाति निवास करती है, इसके बारे में दोबारा से पूछा जा रहा है, पर भी पूछा गया है इसके बारे में। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए, सोनभद्र में। अगरिया जनजाति निवास करती है, अगरिया के बारे में पूछा जा रहा है, अगरिया जनजाति। आज मुझे लग रहा है इन प्रश्नों में आपको इन जनजातियों के बारे में पता भी नहीं होगा शायद, बस बुक्सा और थारू के बारे में तो मोस्टली बच्चे जानते होंगे, लेकिन ये जो जनजाति और भी निकल कर आ रही हैं इनके बारे में शायद अधिकतर बच्चों को नहीं भी पता होगा। तो देखिए, आज आपको जनजातियों के बारे में भी पता चल गया, इनके नाम और निवास स्थान भी। तो 143 का सबने लगा लिया होगा, सोनभद्र। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 यहाँ पर युग्म है, ये बताना है कि यहाँ पर ये जनजाति है और यहाँ पर जो है इनके स्थान है, तो ये कौन सा सही है। हम ये आपको पढ़ा चुके हैं, चारों खरवार, महागीर, बुक्सा सब पढ़ा चुके हैं। तो देखिए इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इसमें भी सही सुमेलित बताना है। ये भी जनजाति है, यहाँ इनके निवास स्थान है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? हाँ, ये आपको हम बताते हैं, चंद्रप्रभा मृगवन कहाँ पर स्थित है। इसका आपका उत्तर क्या हो जाएगा 146 का ए, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, यह जरूर नोट डाउन करें। तो इसका 25 नवंबर 1974 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना हिस्सा वन आवरण के तहत, यानी कि किस
कितने क्षेत्र में वन क्षेत्र है? तो ये आप जो है मैं इसका आंसर बता देती हूँ। 148 का आपका बी, लगभग 6.88%। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र का वितरण किस मंडल तक विस्तृत है? उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र का कहाँ किस मंडल तक विस्तृत है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी, मेरठ तक। गोरखपुर मंडल किस कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो जरूर नोट डाउन करें। तो गोरखपुर मंडल का आपका उत्तर बता देते हैं। 150 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर पूर्वी मैदान। लगा लीजिए इसको, उत्तर पूर्वी मैदान। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख फिल इन द ब्लैंक्स उत्पादों में इसके एक है। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख उत्पादक हैं उसमें से कौन सा एक प्रमुख उत्पादक है? बिल्कुल अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि कौन सा यहाँ पर ज़्यादा होता है। लगाइए इसको। उद्यान एवं खाद्य संस्करण विभाग का गठन कब किया गया? ये प्रश्न अच्छा है, इसको जरूर नोट डाउन करें। तो 152 का आपका डी हो जाएगा, 1974 में। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल अभी अभी मलिहाबाद के बारे में आपको समझाया था। बताइए। अमरूद उत्पादन के लिए निम्न में कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? ये भी आपको बताया है मैंने अभी डिटेल में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई? हाँ, ये मैं आपको बता देती हूँ। 155 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, गाजियाबाद में। ठीक है, और इसको नोट डाउन भी करें जरूर, ये अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में ताज ब्रांड नाम के किस उत्पाद को बेचा जाता है? ये भी बिल्कुल अभी बताया है आपको। प्रदेश के किस शहर में फूलों से इत्र बनाने का कार्य किया जाता है? ये बताते हैं। कुछ अलग प्रश्न है आपका। कन्नौज में किया जाता है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जिला, ये भी आपको बताया दिया है डिटेल में। कौन सी रबी की फसल नहीं है? ये भी आप देखिए कौन सी नहीं है, क्योंकि खरीफ रबी ये सब मैं आपको समझाइए कौन कौन सी फसलें हैं। इसमें जो भारत किस राज्य में गेहूँ का उत्पादन कहाँ ज़्यादा होता है? भारत के किस राज्य में? बिल्कुल अभी जस्ट आपको समझाया है। राज्य में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन किस जिले में होता है? ये यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? लगाइए इसका भी उत्तर। निम्न में से आप सोच रहे होंगे कि मैडम तो बता ही नहीं रही है, हमसे ही लगवा रही हैं, तो पढ़िए तब आप लगाएंगे। इस बहाने आप जो डिटेल मैंने बताई है तब उसको पढ़ेंगे भी और आप उसके आंसर भी करेंगे। अगर हाँ मुझे लगता है कि डिटेल में आपको इनके उत्तर नहीं मिलेंगे तो मैं बताती, जिनके नहीं मिलेंगे वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो थोड़ा पढ़िए उसको, उसके बाद इनको टिक कीजिए। इससे आपको क्या होगा कि बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन है, तो 163 का आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी, सरसों। ठीक है, सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? सरसों उत्पादन में बताना है। तो 164 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है देश में चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? देश में चावल उत्पादन में पूछा है यहाँ पर। तो 165 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, तृतीय स्थान है। बल्कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते थे। ये प्रश्न आप अपना करिए। चावल की खेती पाई जाती है कितने प्रतिशत? अगला देख लीजिए। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ये बता देते हैं आपको। 162 का आपका डी, चने का। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन, ये लगाइए, पढ़ चुके हैं आप ऊपर। उत्तर प्रदेश का सरसों में कौन सा स्थान है? 164 का आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ए, दूसरा। ठीक है, देश में चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान बिल्कुल बताया है अभी। लगाइए इसको। चावल की खेती के बारे में भी बताया, पटसन के बारे में भी बताया। हाँ, ये बताते हैं व्यवसायिक फसल क्या है। तो 168 का आपका उत्तर क्या होगा? बी। अभी आपने पढ़ा था नकदी फसल, तो वही है, ये भी चीज़ है ना। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन कौन सा स्थान है? गन्ने के उत्पादन में पूछा है, कौन सा स्थान है? बिल्कुल अभी अभी जस्ट आप बताया है। रेणुकूट जाना जाता है, ये प्रश्न अच्छा है, मैं बता देती हूँ आपको। 170 आपका हो जाएगा उत्तर। ताप बिजली घर हेतु रेणुकूट जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये प्रश्न हो गए हैं। हमने 110 से कराए थे, 170 यानी कि 60 प्रश्न आपके हो चुके हैं। 50 आपको नेक्स्ट वीडियो में। टोटल आपके 220 कंप्लीट, और साथ में आपकी पूरी डिटेल यूपी के बारे में यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी। और ये 4 वीडियो आपको प्राप्त हो चुकी हैं। और अगर आपको लगता है इसके बाद भी आपको रिक्वायर है प्रश्नों की, तो मैं आपको प्रश्न करा दूंगी। आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिए, जिससे मुझे लगे कि आपको और भी वीडियो की रिक्वायर है, तो मैं और भी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। किसके बारे में? यूपी के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान के बारे में। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर।